सैंपल क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर किसका बेटा है, जो हमें 2024-2025 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे हो सकता है। सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन डी में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन ई में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तैयारी हमारी खूब हो जाती है, लेकिन हम अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जो है कुछ क्वेश्चन छोड़ के चले आ जाते हैं और बाहर आके ये कहते हैं कि हमको आता था लेकिन समय नहीं मिला। तो समय के लिए हमको समय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 80 मार्क्स का पेपर है और कितना टाइम हम लोगों के पास बेटा, 180 मिनट्स। कितने मिनट बेटा, 180 मिनट्स। तो 80 मार्क्स है, 1 मार्क को यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को यदि 2 मिनट में करते हैं तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन हमको 1 और 60 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास 3 आवर है बेटा, कितना है 3 आवर। तो 3 आवर क्या बेटा, 3 आवर में 180 मिनट्स हो गए और हमारे पास पेपर है वो 80 मार्क्स का है। तो 80 मार्क्स को यदि हम 2 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 160 मिनट आता है और है हमारे पास 180 मिनट। तो हम बड़े आराम से ऐसी एक प्लानिंग कर लें कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2 मिनट में करना है। ठीक है, तो बड़े प्यार से हम अपना सेशन कंप्लीट कर सकते हैं, बड़े प्यार से हम 80 के 80 कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हो गया बेटा इस पेपर के बारे में। सेक्शन ए में क्या है बेटा, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। ऑप्शनल होता है, देख करके हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो अब एक बात और बता दें बेटा, हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर कर लेते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन हम सेक्शन ए में फंस जाते हैं। फंस क्यों जाते हैं बेटा, सेक्शन ए क्या बेटा, सेक्शन ए करने के लिए हमको चैप्टर का बेसिक होना का नॉलेज होना जरूरी है। क्या होना चाहिए बेटा, हमारे पास जो चैप्टर से रिलेटेड जो चीजें हमको चैप्टर की शुरुआत में दी होती हैं उनकी स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। उसमें चैप्टर के बारे में प्रॉपर हमको पता होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, मोटा मोटी कोई फार्मूला है, फार्मूला उस चैप्टर में फार्मूला में नोट कर लिया, फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते गए। ठीक है, बड़े क्वेश्चनों के लिए तो ठीक है, लेकिन यदि हमको सेक्शन ए ठीक से करना है, किसी की हेल्प नहीं लेना है, इशारेबाजी नहीं करना है, वहां अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है। यदि हमने मेहनत नहीं किया तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे बगल वाला बच्चा है उसने मेहनत किया होगा और हम उससे पूछेंगे वो हमको करेक्ट आंसर दे देगा। ठीक है, हमको ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए और अपनी तैयारी के लिए हमको चैप्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और कितना बेटा 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क का, 20 मार्क का, 22 जा 40 मिनट के आसपास हमको ये पेपर कर लेना एवरेज। किसी क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कम समय लगे, या कोई क्वेश्चन हम देखते देखते बता दें कि ये इसका आंसर ये है। ठीक है, तो एवरेज 40 मिनट से इसमें हमारा समय ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब हम आ जाते बेटा कहाँ, पहले क्वेश्चन पे। कहते हैं कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px passes through the points this and this. The zeros of the polynomials are, ये जीरोज हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जीरोज के लिए? अब देखो चैप्टर की शुरुआत में एक कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल का बेटा। तो हमने देखा था यदि कोई कर्व है बेटा, कोई ग्राफ है, तो वो एक्स एक्सिस पे, ये कोई कर्व है, तो ये कर्व एक्स एक्सिस से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का एब्सिसा, क्या बेटा एब्सिसा हमारे जीरोज होते हैं। एक जीरो तो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया, एक जीरो ये हो गया। ये जनरल ग्राफ की बात हो गई। और तो यहां से क्या देखने का है, जैसे मान लीजिए 5 है, ये 5 यूनिट है, तो हो जाएगा -5, 0 ये पॉइंट,
ये मान लो 1 यूनिट है तो ये 1 कामा 0 हो जाएगा। ये मान लो 4 यूनिट है तो ये हो जाएगा 4 कामा 0। ये यहाँ से यहाँ तक जितना मान लें एज्यूम कर लेते हैं ये 8 है तो 8 कामा 0। तो हम क्या पा रहे हैं कि जितने भी जीरोज आ रहे हैं इसका ऑर्डिनेट क्या है बेटा 0 है, तो वही जीरोज होंगे। ग्राफ पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ हो सकता है, कोई यहाँ हो सकता है, तो सारे जीरोज तो हैं। तो जीरोज को सेलेक्ट करने का बढ़िया और बढ़िया तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, वह पॉइंट सेलेक्ट करें जिसका वाई, जिसका ऑर्डिनेट 0 है। तो हम पा रहे हैं बेटा ये पॉइंट है -6 कामा 0 में y 0 है, फिर ये y यहाँ 30 बेटा, यहाँ y 20 है और यहाँ y 0 है। तो क्या पाए हम, ये पाए कि यह पॉइंट और यह पॉइंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डिनेट 0 है। तो जिनका ये तो हो गए हमारे वह पॉइंट जिनका ऑर्डिनेट 0 है। अच्छा जीरोज में क्या होता है, एक्सेसा वाला पार्ट जीरोज कहलाता है। यहाँ -5 जीरोज है, यहाँ 4 जीरोज है, यहाँ 8 जीरोज है। यहाँ जीरोज क्या हो जाएंगे -6 कामा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, -6 कामा 6, ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। करने का तरीका ठीक है, ये तो हमने वर्किंग किया है, ये समझाने के लिए किया था। आपको करने का तरीका ये बेटा, आप पे सेक्शन ए लिख लेंगे, ठीक है, फिर आंसर 1 लिख लेंगे, फिर क्या बेटा कौन सा ऑप्शन सही, डी, यहाँ लिख लेंगे डी और -6 कामा 6, यही हमारा आंसर हो गया। बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर कहता है कि सेकंड आंसर हम लोग कर लेते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच इक्वेशन 3x, इसमें थोड़ा सा हमको वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में, जो एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी मिलेगी वहां हम रख कर लेते हैं। कहता है कि द वैल्यू, क्या कर रहा है, the value of k for which the sum of the value of k for which system, ये क्या लिखा बेटा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x minus ky plus 7, 3x minus ky equal to 7 and 6x plus 10y equal to 3 इज इनकंसिस्टेंट। अब देखो क्या बेटा, हमने पढ़ा था कि यदि a अपान क्या बेटा a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, समझ पा रहे ना ये क्या है a1 और b1। यदि दो इक्वेशन है बेटा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, यदि ये लीनियर इक्वेशन है, पहली लाइन है, और लीनियर इक्वेशन मान लो सेकंड ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तो ये क्या है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। क्या होगी ये, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 क्या होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है और 1 सॉल्यूशन आएगा, और यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है कोई सॉल्यूशन उसके आ रहे हैं तो क्या कहलाता है, वो कंसिस्टेंट कहलाता है। हमको इनकंसिस्टेंट की बात करनी है, ये कंसिस्टेंट हो गया, क्यों, इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है इसमें, ठीक है। और यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो ये क्या हो जाती है, ये ओवरलैप कर जाती है, दोनों लाइनें ओवरलैप कर जाती है, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन आ जाता है। और ये दोनों टाइप की इक्वेशंस हमको क्या कहलाती है, कंसिस्टेंट, क्या कहलाती है बेटा, कंसिस्टेंट। और एक टाइप का ये भी है बेटा a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो यहाँ ये क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट, ये मिलती नहीं है, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। तो हम इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है हमसे, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा है, और के की वैल्यू पूछ रहा है। तो गिवन है
थोड़ा सा वर्किंग यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने में जाए वर्किंग यहाँ भी कर सकते हो। बस पार्ट हम यहाँ करेंगे, ये तो वर्किंग हम करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो क्या गिवन है कि क्या बेटा 3 अपान, ये 3 है ना इसका, ये 6, 3 अपान 6 ये नॉट है, 3 अपान 6 इक्वल टू कितना बेटा माइनस के अपान 10 नॉट इक्वल टू C1 इधर आ जाएगा, ये तो -7 हो जाएगा, -7 अपान -3। तो इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा काम यहीं से हो जाएगा बेटा। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, R 3 × 10 इक्वल टू -6K। तो K इक्वल टू 3 × 10 अपान -6। तो 3 1 3, 3 2 6, और ये 2 1 2, 2 5। तो ये कितना आ गया, K इक्वल टू -5 आ गया। K इक्वल टू -5 हमारा बी आंसर सही है। तो जो है ये ऑप्शन क्या हो गया, बी। ठीक से लिख लेंगे बेटा, K इक्वल टू -5 आंसर ऑप्शन हो गया बी, यही हम आंसर लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरे हुए, कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। ठीक है, क्यों बेटा, खूब कंसंट्रेट होकर के करना है, ठीक है। पेपर देख करके न प्रेशर में आना है, न बहुत खुश हो जाना है, न डिप्रेस होना है। क्यों, पेपर देख करके बिल्कुल नॉर्मल रहना है। क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सेक्शन ए चला ना, एक बार लिख दिया, कॉपी पे मेंशन ही है 3। क्या लिखते हैं, आंसर 3। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो ध्यान देना बेटा, नॉट लिखा है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, उससे जो सब ट्रू ही है। कहता है अ नंबर ऑफ सेकंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये क्या बेटा, सेकंड क्या होता है, सर्कल वह लाइन जो सर्कल के किसी पॉइंट से पास हो। तो किसी पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन तो ये हो सकती है बेटा, एक लाइन ये हो सकती है, यहां से पास हो रही, एक लाइन ये हो सकती है। तो कई लाइनें हो सकती है, और नंबर बहुत सारी लाइनें हो सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। A number of second can be drawn at any point on the circle। बहुत सारी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। Only one tangent can be drawn at any point on a circle। ये भी सही है बेटा, हम इस पॉइंट से एक ही लाइन सर्कल एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये मान लीजिए पॉइंट है, इस पॉइंट से हम केवल एक और एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट से, अ कार्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये भी सही है बेटा, क्यों, कार्ड क्या है, 2 पॉइंट सर्कल पे कहीं भी हो, उनको यदि मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, कार्ड। ये कार्ड बन गई, क्यों, ये भी सही। तो अब हम फोर्थ ऑप्शन बिना चेक के बता सकते, कह देंगे कि यही ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, नॉट ट्रू। कैलकुलेट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टाइम। अब अंदर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो हम कोई टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते, कैसे भी पास करोगे बेटा वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, टेंजेंट नहीं बनेगा। तो ये ऑप्शन हमारा 4 रॉन्ग है। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डी। यहाँ लिख दिया आंसर, चेक करके थोड़ा बहुत ऐसे दिखा करके भी बता सकते हैं, ठीक है। देखो बस ध्यान ये रखना है कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ऑप्शनल है, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग की भी जरूरत नहीं है, ये हम लोग समझने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। यही डी लिख लिया, आंसर 3 लिखा, और यही क्वेश्चन आया होता तो यहाँ हम आंसर 3 लिखते थे, यहाँ डी लिख दिया, और ब्रैकेट में थोड़ा सा आंसर लिख दिया, ठीक है। फोर्थ कहता है इफ nth टर्म, थोड़ा बहुत कॉपी में सजा दे सकते हो, आंसर अलग लिख लिया, सोल्यूशन अलग लिख लिया, अलग कलर से,
कहता इफ nth टर्म ऑफ AP इज 7n-4, क्या गिवन है? nth टर्म an इक्वल टू 7n-4। ये हमारे पास फार्मूला है, एक आइडेंटिटी हो गई है 7n-, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो A1 हम निकाल लें पहला, फर्स्ट टर्म, 7 into 1 - 4, तो A1 हो गया हमारा 7 में से 4 गया 3। A2 कितना हो जाएगा? 7 into 2 - 4, ये कितना हो जाएगा? 14 - 4, ये 10 आ गया। A3 कितना हो जाएगा? 7 into 3 - 4, ये कितना हो जाएगा? 7 आ गया ना, 21 में से 4 गया 17, 17 आ गया। अब देखो कॉमन डिफरेंस तो निकल गया बेटा, ये फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 10 है और थर्ड टर्म 17 है, तो दिस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A3 minus A2 इक्वल टू 17 minus 10, 10 minus 3 को लेकर भी 7 आ जाएगा। ये 7, ये आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही है? 7 किस में आ रहा है बेटा? 7 4 ए में आ रहा है। वेरी गुड, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, 7 का ए पार्ट हो गया, ए भी हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब 5 पे हम लोग जा रहे हैं। 5 क्या कहता है बेटा? कहता है कि द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा इसमें वर्किंग करनी पड़ेगी लग रहा है। आंसर 5 क्या क्या है? द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। आंसर 5 है ना, कहिए। क्या है? ये राइट सर्कुलर कोन है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब कोई स्फीयर है बेटा, कोई स्फीयर है, इसका रेडियस और इसका रेडियस आर ईच 5 सेंटीमीटर लेंथ। ये भी 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसका V1 और इसका V2 भी इक्वल है। फाइंड स्फीयर, देन द हाइट ऑफ कोन इज। हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हाइट पूछ रहा है, तो हम निकाल लेंगे। क्या, कैसे निकालोगे? क्या होता है फार्मूला? देखो ऑप्शन हमको चेक करना है, तो हम थोड़ा सा शार्ट में वर्किंग करेंगे। V1 इसको मान लिया है, तो ये कितना हो जाता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फार्मूला है, थोड़ा सा शार्ट में करने का है, बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं करना है। हमारे पास ऑप्शन है 1/3 पाई के पाई लिखना, तो r कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर है इंटू h। यहाँ 4/3 पाई इंटू r यानी 5 का क्यूब। ठीक है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 का क्यूब यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ 4 भी ना इंटू 4 अपॉन 5 का स्क्वायर नीचे जाएगा, तो 5 इंटू 5। क्या सही चल रहा है ना? 5 का स्क्वायर ये आ गया और 5 का क्यूब ये हो गया इंटू 4। ये दोनों 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 हो जाए 20। ये कितना आ गया? 20। तो हमारा ऑप्शन 20 का है। वेरी गुड, यहाँ हम ब्लैक से लिख देंगे डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, और यही हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, समय का भी ध्यान देना है
और ज्यादा हड़बड़ाना भी नहीं है, ज्यादा प्रेशर में भी नहीं आना है, प्यार से करना है। प्यार से मतलब खूब कंसंट्रेट होकर के शांत मन से बेटा, ठीक है। अब कहां पहुंच गए, 6 करना है। कहता है इफ tan थीटा इक्वल टू दिस फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो क्या बेटा, tan थीटा दे रखा है, ब्लू से ही करेंगे। क्या है, tan थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा कहाँ है, tan थीटा इक्वल टू 5/2, 5/2। और पता करना है, पता करना है 4 sin थीटा प्लस cos थीटा होल अपॉन कितना होता है 4 sin थीटा और माइनस cos थीटा। अब देखो एक तो तरीका ये कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, और यहां थीटा लिख देते हैं। थीटा ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा √29, 25 का 129। अब यहाँ रख दो। और दूसरा तरीका ये था जिसमें cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, टर्म में सब ये tan बन जाता है, ये cot बन जाता है। तो चलो अब ऐसे ही कर लो, क्यों, या ऐसे कर लेते हैं, दिक्कत क्या है। tan थीटा ये हो गया, तो इसको cos से डिवाइड कर देते हैं, ईच टर्म में cos से डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वल टू जाएगा 4, इसमें cos से डिवाइड करोगे तो tan थीटा बन जाएगा, और इसमें cos से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। इसमें क्या होता, cos से डिवाइड करोगे तो tan थीटा बन जाएगा, और इसमें cos से डिवाइड करोगे तो प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, ये tan थीटा वैल्यू दे रखी है, हम निकाल लेते हैं। 4 × 5/2 प्लस 1, सिमिलरली 4 यहाँ भी है ना बेटा, 4 × 5/2 माइनस 1, यहाँ माइनस ना बेटा, ध्यान दे रहे ना भाई, ठीक है, माइनस है। तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 हो गया, 10 प्लस 1 कितना आ जाएगा बेटा, 10 प्लस 1 11 आएगा ना। ये 2 2 जा 4, 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस 1, ये 9 आ गया। तो 11/9 है, हाँ है, यही ऑप्शन हमारा सही हमको दिख रहा है। यहाँ हम ए लिख दिए, क्या लिख दिए बेटा, ए लिख दिए, और यहाँ लिख दिए आंसर। ठीक है, और ऐसे करके एक तो तरीका ये होगा, क्योंकि हम एग्जाम के बाहर बैठे हैं ना, इसलिए हम दूसरा प्रोसेस भी बता देंगे। जैसे मान लिया आपने कैलकुलेशन कर लिया, तो 4 × sin थीटा 4 × 5/√29 प्लस cos थीटा प्लस 2/√29, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 × 5/√29 और माइनस कितना, 2/√29। ऊपर एलसीएम लोगे √29 ही आएगा, और 20 और 2 22 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लोगे √29 ही आएगा, और 20 में से 2 जाएगा, 20 में से 2 जाएगा, 20 में से 2 जाएगा, 18 आएगा बेटा। ठीक है, अगले स्टेप में 22/√29 × √29/18 कर दोगे, ये कैंसिल हो गया, तो 2 11 या 2 9 या यहाँ से भी 11/9 आ गया। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्किंग भी करिए, क्यों, तो आप स्मार्ट हैं तो स्मार्ट वर्किंग कर ले, ज्यादा अच्छी बात है, क्यों। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कर लेते हैं, क्यों। 7 में क्या है, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दे रखा है। ठीक है, और यहां इस पॉइंट पे
इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है, मान लेते हैं टेंजेंट है, ठीक है, और ये मान लो सेंटर है। तो इस टेंजेंट पे जो क्या दे रखा है, ओ क्यू टी, टेंजेंट और ये टी की लाइन है कोई। अब देखो ये रेडियस है बेटा, फिगर थोड़ा सा हमसे बहुत अच्छा नहीं बना है, टेंजेंट यहाँ बना के ये हमारे 90 डिग्री है, क्यों फिगर मजा नहीं आ रहा। दिख रहा है बेटा, यहाँ ये दो, ये तो 90 है बेटा, रेडियस है, ओ सेंटर है और पी, ओ पी रेडियस हो गया, ये टी है, ये 90 है ना बेटा, और ये पूरा दे रखा है, पूरा क्या दे रखा है, टी पी क्यू, टी पी क्यू, यहां तक क्यू है, ये पूरा ये पूरा कितना दे रखा है, 110, क्यों बेटा ये 90 है, ये पूरा 110 है, तो ये कितना बचा, ये 20 बचा हमारे पास से 20, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इसके सामने का एंगल आपस में इक्वल होगा, ये भी 20 हो जाएगा। अब पूरा तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 20 20 40 और ये 140 बचेगा बेटा। यही हमारे साथ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, POQ हो जाएगा हमारा 140, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, 100। क्या लिख रहे हैं, एंगल POQ इक्वल टू 140, और यहाँ ऑप्शन डाल दो, कौन सा ऑप्शन है बेटा, यहाँ 140 किसमें है, 140 है सी में, 140 कहाँ है, सी में, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 7 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो। एर्थ हम लोग और कर लेते हैं, क्यों, एर्थ क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जीरोज, ये क्या होता है, एर्थ है ना, अल्फा दे रखा है माइनस, क्या बेटा, -√5/2, माइनस है बेटा, -√5/2, और बीटा दे रखा है √5/2, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, x माइनस है, यहाँ तो प्लस लिख लो, √5/2 इंटू x माइनस बीटा माइनस √5/2, ठीक है। आप कॉपी पे थोड़ा सा सिस्टम से करना, सोल्यूशन एक कलर से और आंसर दूसरे कलर से लिख देना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी टाइप का हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर को भी तो 5/2 आ जाएगा, तो इसका तो ऑप्शन यही होना चाहिए, तो ये आपको तो हमारे पास कोई दे नहीं रखा है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर हम इस कंपेयर करें, इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, ये तो है नहीं हमारा, तो इसमें देख लेते हैं, ये 8 है यहाँ, ये हमारे पास x है, तो ये हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से, तो ये 8x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 और 4 5 जा 20, तो इनटू यदि हम 4 कर देते हैं, ठीक है, नहीं इनटू 8, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 8x स्क्वायर और 2 4 जा 8 4 5 जा 20, तो ये आ गया हमारा, ये ऑप्शन हमको दे रखा है, कहां दे रखा है, ये दे रखा है बी पार्ट, तो बी हमारा ऑप्शन हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ है। 9 हम और कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 9 क्या कर रहा है, 9 कर रहा है कि
ये हमारे क्लास ग्रुप है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें हमको क्या निकालना, मीडियन निकालना है। तो मीडियन के लिए हमको क्या चाहिए था, हमको CF ही चाहिए। CF क्या हो जाएगा, 5 है, और फिर CF क्या हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 15 29 हो जाएगा, 29 और 10 39 हो जाएगा, 39 और 6 45 हो जाएगा। तो ये चेक हो गया हमारा, हमारे कितने थे, 35 ऑब्जर्वेशन थे। ठीक है, अब कहता है कि इसका कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन, द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हमको बताना है, उसकी अपर लिमिट बतानी। अब देखो ये हमको टेबल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी, बस एक लाइन हमको और बनानी, इसमें क्या बनाना, CF ही आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप दोनों चीजें तैयार कर लेना, उसके नीचे CF लिख लेना। ठीक है, क्यों, ये हम ऑप्शन यहां मिटा देंगे, ये दिख रहा है बेटा। तो देखो उसका ठीक है, पेपर सबके हाथ में है, ये हमें विश्वास है। 5 और ये 14 9 5 14 14 15 29 29 39 39 से 45। अब देखो n/2 आएगा हमारा, n आ गया 45, n कितना है 45, तो n/2 हो जाएगा हमारा 22.5, और 22.5 को प्लस करेगा इसमें, तो हमारा मीडियन क्लास ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मीडियन क्लास क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गया हमारा, मीडियन क्लास हो गया 20 से 30। और इसकी कौन सी लिमिट पूछ रहा है, लोअर अपर लिमिट पूछ रहा है, तो अपर लिमिट कितनी हो गई बेटा, 30 हो गई इसकी, क्यों, अपर लिमिट कितनी हो गई, 30 हो गई। इसी में आएगा बेटा 22.5, इसमें आएगा, इसकी अपर लिमिट 30 है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा C। ऑप्शन कौन सा सही है, C। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा C सही हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। चॉइस में सेलेक्ट करना, हम C सेलेक्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन और है तो और क्वेश्चन लास्ट नहीं है, एक आंसर किसका हम लोग करने जा रहे हैं, सोल्यूशन किसका करने जा रहे हैं, 10 का। कहता है AB और CD कार्ड है, AB A से B एक कार्ड है, CD एक कार्ड है। ठीक है, और एंगल BOC इक्वल टू 80 डिग्री देखा, BOC ये 80 दे रहा है, BOC 80 है, तो बेटा इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी 80 हो जाएगा। बाद में देखते हैं क्या कर रहा है। और क्या है, OA इक्वल टू OD, then ODA and OBCR, triangle ODA and OBC, OBC में हमको पूछ रहा है कि ये क्या है। एक ऑप्शन है इक्विलैटरल एंड सिमिलर, इक्विलैटरल एंड सिमिलर। ठीक है, तो इक्विलैटरल एंड सिमिलर, तो हम नहीं कह सकते बेटा ये हमको आइसोलेस है, ये क्या बेटा आइसोलेस है, दो साइडें इक्वल है। अच्छा थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं,
ये सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर क्यों है। अब देखो बेटा, ये एक आर्क है AC, और A और C से D पे एक एंगल बनना है, और A और C से B पे एंगल बनना है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B, ठीक है। और क्या है, ACC हो गया और ACC हो गया है। अब BD से देखो, BD से BD एक आर्क है, BD से एंगल A बनना है, BD से एंगल A बनना है, B और D, B A तक आया है और D A तक आया, तो एंगल A बना। ऐसे ही ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये भी B और D से आया है। और इससे पहले हम लोगों ने क्या बताया था, ये और ये, ठीक है, ये और ये, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल C, और O तो है ओके, तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल DAO सिमिलर तो हो गया बेटा BCO के, ट्रायंगल BCO, और यहाँ क्या कर रहा है, ODA कर रहा है, तो ODA करो, और चेंज हो गया ना आपस में, वो यहाँ आ गया है, वो सबसे आगे आ गया ODA, यहाँ भी O सबसे आगे आ जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल OBC। ये बेटा सिमिलर तो है। अब यदि हम आइसोसेलेस हैं कि इक्विलैटरल हैं, अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है बेटा, तो ये साइड और ये साइड भी आपस में इक्वल होंगी, क्यों, देखो क्या बेटा, OD अपान OD, O और D, O और D, यहाँ हो जाएगा OD लिया ना बेटा, तो यहाँ CO क्या बेटा, BO लेना पड़ेगा, B और O, इसका रेशियो इसके साथ इक्वल टू OA। OA कहाँ बेटा, फर्स्ट, लास्ट और सेकंड है, यहाँ लास्ट और सेकंड क्या, CO। ये रेशियो बनेगी बेटा। रेशियो कैसे निकालते हैं, यदि ये सिमिलर है तो इनकी सीक्वेंस देख लेते हैं किस सीक्वेंस में साइड है। हमको OD बताना था, O फर्स्ट है, O लास्ट है, फर्स्ट है, तो यहाँ लास्ट और फर्स्ट को पकड़ेंगे, रेशियो निकालेंगे O और B का निकालेंगे। फिर हमको ये कहना था OA, तो OA में यहाँ OA देख देते हैं, OA सेकंड और लास्ट है, तो यहाँ सेकंड लास्ट CO है। अब देखो क्या बेटा, OD और OA इक्वल है, क्या OD और OA इक्वल है, तो हम OD के जगह पे OA लिख सकते हैं, या OA के जगह पे OD लिख सकते हैं, यहाँ OA अपान OB, OA अपान OA हो गया, ठीक है। तो यहाँ जब ये इक्वल है तो ये कैंसिल जाएंगे, तो ठीक है, तो ये BO और CO भी इक्वल हो जाएंगे। बात समझ पा रहे हो, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तो ये भी चीज इक्वल हो गई, तो ये हमारा क्या बन गया, आइसोसेलेस बन गया, और क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बी पार्ट हमारा सही है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। वेरी गुड, आंसर आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, आइसोसेलेस एंड सिमिलर, बी पार्ट है, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। लिख लो बेटा, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ये कैसे है बेटा, आइसोसेलेस भी है और सिमिलर भी है, ठीक है। एक की दो साइडें इक्वल हैं, तो इसकी भी दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी, यही हमारा आंसर हो गया। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, 10th तक हम लोगों ने कर लिया था, 11 से फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या कहता है, कहता है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, आप सुनते रहते हैं, क्या कहता है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट है या नॉट रियल है, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट है या रियल एंड इक्वल है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट पहले चेक कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की पोजीशन क्या है, आंसर 11, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल टू क्या होता है बेटा, B² - 4AC, ठीक है।
तो बी स्क्वायर यहाँ क्या है, बी की वैल्यू क्या है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू क्या होगा 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और सी है हमारा -1, तो ये हो गया बेटा क्या हो गया -1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी ये 5 आ गया। ठीक है, तो हम देख रहे थे बेटा रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो x रूट्स निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान माइनस अपान a अपान 2a होता ना बेटा, क्यों ये होता ना -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। अब देखो माइनस b b की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ b की वैल्यू है बेटा 1, तो -1 प्लस माइनस ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया √5 अपान 2a, a है हमारा, a कितना है a बेटा है हमारा a है हमारा 1, तो ये 2 × 1 यानी 2। अब देखो ये वैल्यू कैसी आई, ये √5 इरेशनल है, क्या बेटा √5 इरेशनल है, और तो इरेशनल को यदि हम रेशनल से प्लस या करें या माइनस करें तो रिजल्ट हमारा इरेशनल आता है। अच्छा डिस्टिंक्ट है ये बेटा, एक प्लस √5 है एक माइनस √5 है, तो हमारा क्या हो गया, रिजल्ट जो होगा वो इरेशनल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, क्यों बेटा, ये अलग अलग वैल्यू है और क्या है बेटा इरेशनल है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा ए, ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, क्यों बेटा यही सही है ना, यही ऑप्शन हमारा सही है, यही हम आंसर लिख देंगे बेटा, ऑप्शन क्या है हमारा ए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ठीक है, 12 क्या कह रहा है बेटा, 12 भी कर लेते हैं, 12 क्या कह रहा है, क्या बाबू 12 कह रहा है, क्या कह रहा है, 12 कह रहा है कि इफ थीटा इज 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू tan 30 डिग्री, कितना होगा tan 30 डिग्री, एक ही कलर से लिखना है, ठीक है, 3 tan 30 डिग्री 30 डिग्री इक्वल टू 3 इंटू 1/√3 इक्वल टू 3/√3, कोई है आंसर, आंसर सी है बेटा, तो ऑप्शन हमारा सी आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 12 हो गया, 13 भी कर लेते हैं, क्यों बेटा 13 कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, हेमीस्फीयर का पूरे स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, तो हेमी का क्या हो जाता है 2/3 पाई को क्या लिखोगे यहाँ 7 इन्वॉल्व है ना, तो वैल्यू लिख देते हैं 2/3 22/7 पाई, क्या होता है 2/3 पाई आर भी दे रखा, क्या आर नहीं दे रखा, आर का क्यूब इक्वल टू कितना होता 396/7। ठीक है, तो यहां से हम आर क्यूब कैलकुलेट कर लें, क्यों, अब पता क्या करना बेटा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ द हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर है बेटा, हेमीस्फीयर है, तो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस इसका हो जाता है, कर्व सरफेस कितना होता है 4πr² होता है पूरे स्फीयर का,
तो हेमी है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और सॉलिड है हेमी है, सॉलिड है और हेमी है, तो टॉप सरफेस भी हमारा एक सर्कल बनाएगा, तो ये प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसका जो टोटल सरफेस हो जाएगा वो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, हमको क्या कैलकुलेट करना है, 3 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो कर लेंगे, ठीक है। ये देखो बेटा 7 7 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा हमारा, आर क्यूब हो जाएगा 396, अब और 3 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 यहाँ 5 में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ 2 × 22, ठीक है। अब 2 से कैंसिल करते हैं, 2 11 का, और क्या था, 2 1 2, 1 3 19, 2 9 18, 1 19, 2 28 16, ये 11 से जाना चाहिए बेटा, 11 1 जा 11, यहाँ होता कितना होगा 8, ये 88 हो जाएगा, 11 8 का, ठीक है, और फिर ये 2 से जाएगा, ये 2 9 का, तो आर क्यूब इक्वल टू कितना आ गया बेटा, आर क्यूब हो गया 9 से जाए 27, तो आर हो गया हमारा 3, वेरी गुड, बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं टीएस टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, टोटल सरफेस इक्वल टू, या टोटल सरफेस लिख लो, टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, ये क्या होता है, हमारी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी राइटिंग पे कंट्रोल रखोगे भाई, ठीक है। टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर, कितना आएगा 3 × पाई, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब हमारा 3 आया ना, 3 × 3 आर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर अपॉन 7 में दे रखा है, बस न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्यों, ये कितना हो जाएगा 66 ना, नीचे, और ये × 9/7, ये कितना आ जाएगा, कितना जाएगा, 6 9 54 के 4 यहाँ से 5, 6 9 54 5 59, 594/7, कोई है ऑप्शन, वेरी गुड, 7, ये ऑप्शन हमारा सी दे रखा है बेटा, हमने यहाँ सी लिख दिया और इसी को आंसर लिख दिया, वेरी गुड, आपका 13 पार्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। तो देखो सेक्शन ए खूब संभल करके करेंगे, लेकिन ध्यान ये देंगे कि समय हमारा बहुत ज्यादा न जाने पाए, क्यों, मार्क्स तो भैया आपको एक ही मिलना है, क्यों, हमने बहुत सजा दिया, बहुत टाइम दे दिया, तो मार्क्स हमको एक है तो एक ही देगा, 2 नहीं दे सकता, उसकी भी मजबूरी है, तो हम क्यों ऐसा काम करें कि हम अगले क्वेश्चन का समय किसी दूसरे क्वेश्चन में गंवा दें, ठीक है। हो सकता है भाई कोई क्वेश्चन में कम समय लग रहा, कोई में ज्यादा, लेकिन एवरेज हमको ध्यान रखना है, हर सेक्शन के लिए एवरेज ध्यान रखना है कि उस सेक्शन से हमको चेक कर लेना है कि हमें कितने मार्क्स मिलने हैं, × 2 कर देंगे, उतने मिनट से ज्यादा उस सेक्शन में नहीं जाना चाहिए, एवरेज हम सेक्शन का लेंगे, पूरे पेपर का नहीं, तो फिर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सेक्शन ए पकड़ा, सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स के, तो हमको 22 जा 40 मिनट से ज्यादा नहीं देना है टोटल टी में, ठीक है। अब क्या समझ का 14, आंसर 14 क्या है बेटा, कहता अब ए कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, टोटल balls हम समय की प्रैक्टिस कर लेंगे, 20 टोटल balls कितने बेटा 24, ब्लू balls 4 balls, 4 are blue balls कितने बेटा, कितने 4, 11 are green कितने
कितने 11 एंड द रेस्ट आर वाइट, वाइट कितने हो जाएंगे फिर कितने ग्रीन कितने 11 है ना, एंड द रेस्ट आर वाइट, रेस्ट कितने बचे कितने 24 में से 4 प्लस 11 करके माइनस कर लो तो 11 ये 9 बचा। ठीक है, बस क्या कहते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट इन कलर, कोई बॉल क्या क्या बेटा खींची गई है, ड्रॉ की गई है तो वो बॉल कैसी हो बेटा वाइट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, क्यों यही होता है ना बेटा 60 में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो भी थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, तो फेवरेबल में 9 बॉल फेवर में है तो 9/24 साल का लेंगे तो 3 और 3 8 गया, तो आंसर हमारा 3/8 आया। कोई चॉइस में है ना 3/8, वेरी गुड, हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट, बस यही आंसर आ गया। ऐसे ही कर देंगे बेटा वहां भी। इस तरीके से ये 14 कंप्लीट हुआ। 15 क्या बेटा 15 क्या कह रहा है 15 आंसर 15 क्या कर रहा बेटा, कहता है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट इतना ईच। अब देखो ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, किस पॉइंट से नियरेस्ट -4 कामा -5 से, -4 कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 मान लेते ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, कहता है कि द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉइंट जो नियरेस्ट है इस पॉइंट से, कहां किससे -4 कामा -5 से, तो अब देखो ये पॉइंट है -4 कामा -5, तो अब ये सारी जो डिस्टेंस है हम वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं ना, नियरेस्ट कौन सा होता है वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस में हमारा ये आएगा है? तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हमसे जानना चाह रहा है, कहता है कि द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट क्या होगा, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हम पाते हैं कि रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा हो जाता है -4 कामा 0, क्यों एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा -4 कामा 0, तो लिख लो बेटा रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू -4 कामा 0, और ऑप्शन कौन सा आ गया बी, बस इसी को लिख देंगे आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। वेरी गुड, तो इस तरीके से 15 हो गया। अब 16 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, आंसर करके लिखते हो ना बेटा, आंसर 16 कहता है क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्या होता है, मीडियन होता है, मीन क्या होता है, मीन क्या होता है सारे ऑब्जर्वेशन का एवरेज होता है, रेंज क्या होता है, रेंज कोई ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है, इस नंबर से इस नंबर तक, फिर इस नंबर से इस नंबर तक, वो रेंज कहलाता है। मोड क्या होता है बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा मीडियन आ जाएगा, जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या होगा, मीडियन। तो लिखोगे, लिख लो एक लाइन, डायरेक्ट मीडियन लिखना जरूर अच्छा नहीं लिखता, लेकिन समय का ध्यान देंगे बेटा, मिडिल क्या, मिडिल मोस्ट
ऑब्जर्वेशन क्या होता है, क्या होता है, मीडियन। ये ऑप्शन कौन सा सही है, ए, यही हमारा बेटा आंसर हो गया। वेरी गुड। क्या लिखा है आंसर। अब कौन सा करना है, 16 हो गया ना, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 करना है। 17 क्या कह रहा है बेटा, 17 17 कहा, ये कहता है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इतना एंड इतना इन द रेशियो द पॉइंट ई। एक्स एक्सिस का पॉइंट पता करना है। एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसका ऑर्डिनेट 0 नहीं है, इसका ऑर्डिनेट 0 नहीं, इसका ये दोनों नहीं होंगे। इन दोनों में से हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या बेटा, हमको एक्सेशन निकालना है बेटा। तो हमने देखा था कि जैसे हमारा फार्मूला क्या है, बेस क्या है, दो पॉइंट है x1 कामा y1, ठीक है, और x2 कामा y2, ठीक है, और बीच में कोई पॉइंट है p, इधर का रेशियो m है, इधर का रेशियो n है। तो एक्सेशन निकालना हो या ऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या होता है बेटा, m x2 हो गया प्लस n x1 अपान m प्लस n, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा एक्सेशन किसका, इस पॉइंट p का। x और y निकालना हो तो x इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अब देखो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट कहाँ बेटा, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे पॉइंट है तो हम इसको x कामा 0 मान लेंगे, क्यों बेटा। तो ये हम x और m रेशियो क्या है, क्यों रेशियो है 1:2, रेशियो क्या है 1:2, ठीक है। चलो लिखा ना m और n, ये हम तो आगे समझने के लिए बेटा। रेशियो क्या दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा 1:2, और पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 कामा -3, ये क्या है 2 कामा -3, 2 कामा -3 एंड 5 कामा 6, ठीक है। तो हम इससे x कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों तो कैसे करें, m की वैल्यू कितनी है 1 into 5, ठीक है। तो फिर 2 into -3 प्लस 2 into -3 अपान 1 + 2, यही होगा ना बेटा। nx2 1 into 5 प्लस nx1 2 into 2 होगा ना भाई, हमने -3 क्यों लिखा, क्या 2 into 2 होगा भाई, क्यों जोर से होश नहीं खोना है, 2 into 2 nx1 तो ये कितना हो जाएगा 5 + 4 9 आया, 9/3 3 बन जाए 3 6 हो जाए 6, तो 2 कामा 0 आना चाहिए बेटा, है कोई, क्यों 2 कामा 0 नहीं है ना। तो देखना कैलकुलेशन में कोई फर्क तो नहीं है बेटा। mx2 रेशियो क्या दे रखा है 1:2 1:2 हमने लिख लिया। पॉइंट है 2 कामा -3 2 कामा -3 और क्या होगा 5 कामा 6, तो क्या होता है mx2 1 into 5 प्लस mx1 2 into 2 लिख लिया अपान m प्लस n 1 + 2 1 5 1 6 6 4 10 हुआ बेटा, ये क्यों 9 हमने कैसे लिखा है 5, हाँ 5 को 9 ही होगा, 3 का 9 है यार, क्यों 3 का 9, तो 3 कामा 0 आना चाहिए हमारा पॉइंट, तो x 0 हो गया, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट हो गया हमारा 3 कामा 0। वेरी गुड, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया, ऑप्शन आपका सी सही हो गया, यही आपका आंसर है।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? थोड़ा सा आप हाईलाइट कर देना बेटा आंसर को और चॉइस को। चॉइस है हमारी सी, यही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 15 में 17 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया ना, 3,0। 18 पे ध्यान देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं? 18, आंसर नंबर 18। कैसा आंसर है बेटा? 18। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। क्या नंबर्स ऑफ रेड फेस कार्ड? नंबर्स ऑफ रेड फेस कार्ड कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। 3 एक सूट में होते हैं, एक सूट में 3 होते हैं, फिर 6 फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड किसमें किसमें होता है बेटा? रेड कार्ड कौन से होते हैं ना? हार्ट और डायमंड। तो हार्ट में 3 फेस कार्ड होते हैं और डायमंड में भी 3 फेस कार्ड होते हैं। तो ये 6 फेस कार्ड हो गए। कितने हो गए? 6 फेस कार्ड। और टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं? टोटल टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड कितने होते हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम। क्यों? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम्स। तो फेवर में कितना था बेटा? फेवर में 6 फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फेस कार्ड कितने हैं? 6। तो फेवर में कितना हो गया? 6 और टोटल है 52। 2 से रिड्यूस कर लो, 2 3 जा 2 26 जा, तो ये आ गया 3/26। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 3/26, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वेरी गुड। तो 18 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। ये कैसे क्वेश्चन है? असर्शन और रीजन के। ठीक है, तो इसका इंस्ट्रक्शन हम पढ़ देते हैं। आपके पास, हमें उम्मीद है कि आपके पास सैंपल पेपर है और सैंपल पेपर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड का होना चाहिए आपके पास। नहीं है तो आप मोबाइल में देख सकते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। क्या है बेटा? डायरेक्शन क्या है? कहता है कि इन द क्वेश्चन 19 और 20 में एक स्टेटमेंट है असर्शन का, जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं, फॉलोड बाई अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन। जो रीजन का वाला स्टेटमेंट है उसे हम आर से डिनोट करते हैं। चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक चूज करोगे कब? इसके लिए ए बताओगे कब? जब बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, एक कब चूज करना है? जब दोनों ट्रू हो और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो इसका असर्शन का। जो रीजन है वो करेक्ट कारण हो। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो। बोथ assertion and reasons are true and
एंड रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रूथ है दोनों, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब हम बी करेंगे। असर्शन इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, ठीक है, तब सी करेंगे। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तब हम डी करेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब देखो 19 के लिए कह रहा है assertion क्या है, HCF of any two consecutive even natural numbers is always true, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है बेटा, नेचुरल इवन की बात कर रहा, तो हम लिख लेते हैं कुछ नंबर 2 और क्या बेटा 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये इवन नंबर्स हैं। कहता है कि HCF ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, ठीक है। अब इसका ये हम HCF देखें, HCF ही कर रहे हैं, HCF तो कितना आएगा इसका HCF, ये हो जाएगा 2 4 जा और 2 5 क्या, तो HCF इसका कितना आ गया, HCF इसका आ गया 2, ठीक है। इसको चेक करें तो 2 3 जा और 2 4 जा, तो 2 से ज्यादा कॉमन नहीं है, तो इसका भी HCF 2 आ गया। इसका देखो तो इसका भी HCF 2 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों का देखो, इसका भी HCF 2 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है हमारा जो असर्शन है वो ट्रू है। असर्शन क्या है, ट्रू है। रीजन देखें, कहता है इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, ये भी बेटा ट्रू है। इवन नेचुरल नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारे ट्रू है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, लेकिन रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जो ये रीजन आर है ना बेटा, इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। क्यों बेटा, यहां लिखा है टू कॉन्जुगेटिव, क्या लिखा है, टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ केवल इवन नेचुरल नंबर लिखा है। बाई चांस यहाँ भी कॉन्जुगेटिव लिखा होता तब ये हमारा दोनों सही हो जाता, फर्स्ट ऑप्शन आ जाता, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, ट्रू तो है बेटा, लेकिन क्या है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो हमारा ऑप्शन बी जाएगा। तो कहते हैं स्टेटमेंट आप लिख लेना, टाइम होगा तो, टाइम होगा तो पूरा लिख लेना बेटा, ठीक है। और यही हम आंसर लिख देंगे कि हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, डी है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो डी है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कॉन्जुगेटिव नहीं मेंशन है, यहाँ कॉन्जुगेटिव मेंशन है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हमारे पास बी सही हो गया, ठीक है। लास्ट इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और सेक्शन ए का भी लास्ट क्वेश्चन है बेटा, है क्यों, आंसर लिख देना बेटा, क्या लिखा है 20 में, असर्शन एक स्टेटमेंट है, वो क्या है, इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ, तो सिचुएशन है, दिख रहा है सर्कल, कहता है इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज रिड्यूस्ड इट्स हाफ, रेडियस को हाफ कर दिया जाए, ये आर है और इसका जो है रेडियस जो है r/2 कर दिया जाए, कितना बेटा r/2, ठीक है। दिखा ना बेटा, समझते हैं कि ये है बेटा केवल ये,
और क्या कर रहा है, इट्स हाफ एंड एंगल इज डबल। ये बेटा यहाँ ये थीटा है तो इसको 2 थीटा कर दिया जाए, ठीक है। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन्स द सेम। तो ये जो है पेरीमीटर में क्या आएगा बेटा, क्यों समझ लेते हैं कि हम लोग एग्जाम से बाहर हैं, कोई जल्दी नहीं बेटा। पेरीमीटर ऑफ, ये मान लो सेंटर ओ है, ये दूसरा है, मान लो सेंटर क्या मान लेते हैं, ये ओ डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लो पी है, ये क्यू है, ये पी डैश है, ये क्यू डैश, ठीक है। तो कहता है कि पेरीमीटर आपका सेक्टर रिमेन्स द सेम। सेक्टर क्या हुआ बेटा, ओ पी बी, ओ पी क्यू। सेक्टर क्या हुआ बेटा, ओ पी क्यू, सेक्टर हुआ ओ पी क्यू पूरा ये। और यहां सेक्टर है ओ डैश पी डैश क्यू डैश। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका हो जाएगा ओ पी प्लस ओ क्यू प्लस आर्क, आर्क क्या, पी क्यू। आर्क पी क्यू, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा बेटा, ओ डैश पी डैश प्लस ओ डैश क्या बेटा, ओ डैश क्यू डैश प्लस आर्क पी डैश क्यू डैश, ठीक है। अब यहां से पेरीमीटर क्या आएगा, पहली सिचुएशन के हिसाब से जब रेडियस आर है और एंगल थीटा है, तब ओपी और ओक्यू, ओपी और ओक्यू क्या हो जाएंगे, 2r हो जाएंगे। और ये हो जाएगा आर्क, आर्क लेंथ कितनी होती है, थीटा बाई 360 और ब्रैकेट में 2 पाई आर होता है इनटू 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 को 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आर्क लेंथ आ जाती है। इसको रिड्यूस कर लो, 180 आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180, ठीक है। और इधर देखो बेटा, ये r/2 ये हो जाएगा 2 इंटू r/2, ठीक है, प्लस 2 पाई r यहाँ है r/2, 2 पाई r इंटू थीटा कितना है, 2 थीटा है अपॉन 360। इसको सॉल्व करो बेटा, यहाँ तो ये कट गया, यहाँ बेटा r, और यहाँ ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 180 आ जाएगा, r प्लस पाई आर थीटा अपॉन 180। तो देखो दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, दिस नॉट इक्वल टू दिस। ये कह रहा है कि पेरीमीटर सेम है, तो हमारा असर्शन क्या हो गया, असर्शन हमारा फॉल्स हो गया। फर्स्ट पार्ट हमारे जो असर्शन है वो फॉल्स हो गया, ये गलत हो गया। रीजन क्या कहता है कि सेम है, पेरीमीटर सेम है। उसका कारण बता रहा है, क्या कारण बता रहा है, रीजन कि द लेंथ ऑफ आर सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस आर इज पाई आर थीटा अपॉन 180। ये तो सही है बेटा, क्या है, द लेंथ ऑफ आर, आर्क की लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। इसको रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। यही तो दे रखा है, तो ये तो हमारा क्या है, ट्रू है। तो क्या हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया और रीजन आर जो है वो ट्रू हो गया। तो अब हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, असर्शन इज ट्रू, असर्शन हमारा फॉल्स है, तो असर्शन हमारा फॉल्स है और रीजन ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन डी हो गया। वेरी गुड, ऑप्शन कौन सा हो गया, डी, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। तो
इस हिसाब से हमने सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन ए के लिए जरूरी है और जरूरी बेटा कि हर चैप्टर का बेसिक आपको आता हो, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको आता हो। आप थ्योरम्स पढ़ करके, फार्मूलाज को देख करके आप बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, दूसरे का सहारा आपको तभी नहीं लेना है जब आपका खुद का कमाया हो। और खुद का कमाया हुआ कैसे हो सकता है? आप जब तक बेसिक नहीं पढ़ोगे, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं पढ़ोगे, तब तक इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी और बहुत मायने रहता है बेटा। ये 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स में 20 मिलने ही चाहिए। क्यों? इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा ब्रेन का यूज नहीं है। ब्रेन तो है आपके पास, ठीक है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं है। एक पैटर्न है, पैटर्न भी नहीं कर सकते। यदि हमने छोटी छोटी चीजें सीख ली हैं चैप्टर की, तो ये हम 20 में 20 ले आएंगे। यदि हम ये 20 में 20 ले आए तो 80 में 80 के बहुत नजदीक हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक बेटा, इस सेशन को हम विराम देते हैं, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बाबू। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद।